हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट थर्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। तो यूनिट थर्ड में हम लोगों ने अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग यूनिट फोर के बारे में डिस्कशन करेंगे और यूनिट फोर में आने वाले जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो यूनिट फोर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यूनिट फोर में कौन कौन से जो है आपके टॉपिक्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट आपके पॉइंट क्या है? जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। तो इस यूनिट में हमको क्या है, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है। पहले तो डैम के बारे में, देन रिजर्वायर, नेक्स्ट टनल के बारे में, ब्रिजेस एंड हाईवे के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डैम, रिजर्वायर, टनल, ब्रिज या फिर हाईवे बनाने के लिए हमको किस तरह का साइट्स जो है सेलेक्ट करना चाहिए, किन टेक्निकल पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है इनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इसके बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, मेथड्स फॉर सब सरफेस स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब हम कोई भी हमारा साइट है, उस साइट पे हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस साइट का जियोलॉजिकल कंडीशन जो है हम लोग चेक करेंगे कि उस साइट का जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है। इसके बारे में हम लोगों ने जो है इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। बहुत से इसमें जो है मेथड्स हैं और जो है डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जियोलॉजिकल कंडीशंस हमारे साइट के लिए बेनिफिशियल होंगे। बुक की बात करें तो इसके लिए जो है यूनिट फोर के लिए हमने सैफुल इस्लाम जी के बुक को हमने फॉलो किया है, ठीक है। क्योंकि हमको जो भी टेक्निकल टर्म हमको पढ़ने हैं वो बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन होगा। तो चूंकि ब्रीफ डिस्कशन जो है इसमें पूरा गिवन है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर प्रवीण सिंह या बी एस सत्यनारायण स्वामी जी का अगर बुक है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो आपके लगभग जो है रेफरेंस बुक है, अगर हो तो आप अवेलेबल हो तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स और वीडियो ही काफ़ी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। चलिए पहले तो हम लोग डैम के बारे में जानते हैं कि डैम एक्चुअली में होता क्या है, डैम किसे कहते हैं। देखिए डैम का कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक नैरो गॉज चाहिए। अगर नया डैम को कंस्ट्रक्ट करना है तो लोकेशन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वो नैरो गॉज हो या फिर वी शेप चैनल जो है बनता हो कुछ इस शेप में, ठीक है। डैम क्या है? डैम इज द massive structure which is constructed across the river for impounding the water। ये तो डैम हो गया। लेकिन डैम एक्चुअली में ओरिजिनेट कैसे हुआ, क्यों डैम बनाने की जरूरत पड़ गई? तो डैम बनाने की देखिए जरूरत इस तब पड़ गई, जैसे कि आप जानते होंगे कि 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी जो हमारा बीत चुका है वो पूरा युग जो है कह लीजिए कि युद्धों का दौर था, वॉर टाइम था, ठीक है। तो ड्यूरिंग वॉर ऐसा हो जाता था कुछ देशों में कि पीने का पानी जो है नहीं हो पाता था, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। पानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पानी जो है अर्थ पे 70% जो है 70% भूभाग जो है पानी से ढका हुआ है, कवर्ड है। उसमें से ओनली 2.5% जो है ड्रिंकिंग वाटर है।
और इसी ड्रिंकिंग वाटर को जो है सबको यूज करना है। इस अर्थ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको जो है ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। ठीक है, रेस्ट जो बच रहा है आपका ग्लेशियर में है और आपका सॉल्टी वाटर है। ठीक है, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज पे जनरली यूज नहीं कर सकते। तो वॉर टाइम में ये होता था कि जो भी आपके रिवर्स, लेक, पॉन्ड, उसमें जो भी कुछ अमाउंट में वाटर कलेक्टेड था, जो भी कह लीजिए कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वो यूज कर सकते हैं, वो टोटली क्या है, कंटामिनेट हो जाता था ड्यूरिंग वॉर। वॉर के टाइम में ये होता था कि भाई वॉर हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सी लाइफ लॉस हो जाती हैं, कुछ केमिकल अटैक होते हैं, कुछ एटॉमिक अटैक होता है। तो इन सब के कारण आपका जो पॉन्ड है या लेक है या कोई भी वाटर बॉडीज जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते थे, वो सभी क्या हो रहे थे, कंटामिनेट हो जा रहे थे। ठीक है, तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर डिमांड है वो हाई होता था और वाटर जो है हमको इजीली मिल नहीं पाता था। तो इन सब के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ जो है वाटर को इमरजेंसी पर्पज पे जो है हम कलेक्ट करें। अब उसको हम पहले तो देखिए, पहले तो वो डिजाइन किया गया था कि फॉर द पर्पज ऑफ वार, अगर वार की किसी स्थिति होती है या वार होता है तो उस कंडीशन में जो है जो स्टोर्ड वाटर है, ठीक है, जो डैम में स्टोर्ड वाटर है उसको इमरजेंसी पर्पज पे हम यूज कर सकें। पहला पर्पज था इमरजेंसी, मतलब कह लीजिए कि आर्मी पर्पज, अगर वॉर चल रहा है तो वॉर में जो है आर्मी को जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। देन उसके बाद कम्युनिटी चाहे तो मैनेज कर सकती है, लेकिन वॉर टाइम में जो है चूंकि बहुत से जो है लोकल वाटर बॉडीज कंटामिनेट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वाटर सप्लाई को मिटिगेट करेगी। तो वही जो स्टोर्ड वाटर है डैम में, वही कम्युनिटी को भी सप्लाई होती है, फिर उसके बाद आर्मी पर्सनल को भी वही जाता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। डैम का जो पर्पस है, अभी क्या था, स्पेसिफिक पर्पस था ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इमरजेंसी कह लीजिए कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। फिर ये स्पेसिफाइड से जो है मल्टीपर्पज हुआ। ठीक है, जो डैम है, डैम का यूज जो है अब मल्टीपर्पज हुआ। तो मल्टीपर्पज में क्या कर सकते थे, तो डैम का अगर मल्टीपर्पज की बात करें तो फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर कंट्रोलिंग द फ्लूइड वाटर। ठीक है, तो इन तरीकों से हम इसको जो है रेगुलेट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो डैम का देखिए मल्टीपर्पज यूज इसमें होता है। इस समय जो भी डैम या तो बने हैं या फिर जो बनेंगे वो सभी मल्टीपर्पज होता है। ठीक है, तो पहला मेन पर्पज हमारा रहता है क्या, पावर जनरेशन। उस डैम से क्या हमारा पहला पर्पज रहता है, पावर। सेकेंड आपका इरिगेशन। थर्ड वाटर डिमांड, कम्युनिटी वाटर डिमांड। ठीक है, या फिर वाटर सप्लाई टू कम्युनिटी फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये तीन मेजर पॉइंट हैं, मेजर पर्पज है डैम के। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, ये तो डैम हो गया। अब इसका लोकेशन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जो मेन कंटेंट है आपको जो एक्चुअल में स्टडी करना है। ये तो डैम हो गया। तो डैम क्या है, डैम इज द मैसिव स्ट्रक्चर विच इज
कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू impound द वाटर। ठीक है, अब impound कहाँ करेंगे, तो impound द वाटर ऑन अपस्ट्रीम साइड। देखिए डैम कुछ, ये हम ग्रेविटी डैम जो है बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका डैम होता है। तो इसमें आप जो है इस तरह का डैम हम जो है बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आपका जो है कंक्रीट डैम था। इसी प्रकार जो है आपका अर्दन डैम भी होता है। अर्दन डैम आपका कुछ इस प्रकार होता है। ये बीच में कोर होता है, देन इस प्रकार ये होता है अर्दन डैम। चलिए, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक्चुअली में जो डैम का साइट सिलेक्शन है, किन किन पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है। देखिए, ये तो इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है सिलेक्शन देखिए, द सिलेक्शन ए डैम साइट शुड बी केयरफुली मेड ऑन द बेसिक of the topography of the region and geological condition of the site. An ideal dam site should have the following topography. क्या क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट देखिए, a narrow river channel which can be blocked with a relatively small dam. नैरो चैनल, देखिए इस तरह का चैनल होना चाहिए, नैरो, ठीक है। ये नैरो चैनल है, देखिए ये आपका नैरो चैनल हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इस प्रकार का जो है साइड खोजते हैं जहां पे ये जो है सम पार्ट कह लीजिए कि दोनों साइड में माउंटेनियस हो, रॉकी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और यहां से बीचों बीच जो है रिवर फ्लो करे। अब एक पॉइंट ये आता है कि डैम बनाने के लिए कि किस टाइप का हमको रिवर चाहिए, पेरेनियल रिवर चाहिए कि नॉन पेरेनियल रिवर, ठीक है। पेरेनियल रिवर मीन्स ऐसे रिवर जो 12 मंथ फ्लो करते हैं, ठीक है, ऐसे रिवर जो 12 महीने यानी 365 दिन फ्लो करते हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे गंगा रिवर हो गई, यमुना हो गई, ठीक है। तो ऐसे बड़े नदियां जो 12 महीने फ्लो करती हैं, तो आप ऐसे लोकेशन को खोजेंगे डैम बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्पज पे। अगर उस डैम से हमको सिर्फ वाटर ही कलेक्ट करना है, वाटर कलेक्शन मीन्स हमको सिर्फ रिजर्वायर ही बनाना है, हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, वाटर को जो है अप स्ट्रीम साइड पे हमको क्या करना है, स्टोर कर देना है बस। तो इस कंडीशन में जो है नॉन पेरिनियल रिवर भी जो है यूजफुल है, ठीक है। लेकिन हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करना है तो उस कंडीशन में हमको पेरिनियल रिवर जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है हम सिलेक्ट करेंगे। देन अब ये बैरियर देखिए लगाने के बाद ये क्या हो रहा है, अब ये बैरियर लगा, ठीक है, ये डैम यहाँ पे बन चुका है। अब डैम बनने के बाद देखिए ये पे क्या हुआ, ये वाटर स्टोर हुआ अप स्ट्रीम साइड पे, ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, ठीक है। स्टोरेज होने के बाद यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम साइड में ये कुछ नदी जो है चौड़ी हो गई है, क्यों हो गई, क्योंकि इसके अप स्ट्रीम साइड पे वाटर स्टोर हो रहा है। तो आपको ये भी खोजना है कि वाटर चूंकि यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो हमको एक बेसिन भी चाहिए इस साइड में, बेसिन, बेसिन का मतलब वाटर शेड,
उस रिवर का वाटर शेड होगा, बेसिन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हम खोजेंगे ताकि वाटर कलेक्ट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर कुछ नैरो ही टाइप में है, अगर ये पूरा नैरो स्ट्रक्चर आपका जो है इस प्रकार का है, स्ट्रेच होता जा रहा है, और आप यहाँ डैम बनाते हैं, ठीक है, डैम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पता चला कि आपका वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है और ये फ्लो करके किसी और जो है टाउन्स में या कम्युनिटी में पहुंच रहा है, तब तो जो है प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये डैम का कोई पर्पज आपको फुलफिल नहीं होगा। तो हमको एक ऐसा भी साइड खोजना है जो नैरो गोर्ज के साथ साथ उसके एक अप स्ट्रीम साइड में बड़ा बेसिन हो, कैचमेंट एरिया कह लो, देखिए बेसिन कहिए, कैचमेंट एरिया कहिए या वाटर शेड कहिए, ठीक है, ये सभी टर्म एक ही हैं, ठीक। तो आपका जो है कुछ यहाँ पे कैचमेंट एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका डैम का ओवरव्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमको चाहिए डैम बनाने के लिए, साइड में नैरो रिवर चैनल या भी सेफ या नैरो गॉर्ज, ठीक है। यू सेप भी, अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेटिवली यू सेप भी हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इन द नेबरहुड ऑफ इट्स साइड। देखिए सबसे जरूरी पॉइंट आपका पहला था, देन सेकंड पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, पहले ये बताइए कि आपका जो डैम कहाँ बन रहा है, किसी माउंटेन रीजन पे, ठीक है। अब माउंटेन रीजन मान लीजिए आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से बहुत सी नदियां जो है आपका फ्लो करती हैं, बहुत सी नदियां निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है आप कुछ इसी तरह का लोकेशन चूज करेंगे डैम बनाने के लिए, ठीक है। साइट सिलेक्ट हो गया। अब बात आती है कि मटेरियल की, अब वो आपका हिल साइड है, अब हिल साइड पे बेसिक बताइए, बेसिक आपको क्या मटेरियल चाहिए डैम बनाने के लिए। पहला पॉइंट क्या लगेगा आपको, सीमेंट लगेगा, ठीक है। सीमेंट, एग्रीगेट, ठीक है। सीमेंट, एग्रीगेट, देन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट चाहिए आपको। अब चूंकि अगर आपका लोकेशन टेरेन पे होता है, जैसे आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे आप हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो आप प्लेन या रोलिंग टेरिंग पे आप करेंगे, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको प्लेन एरिया में जो है आपको ये तीनों जो है, जैसे सीमेंट, एग्रीगेट और रेनफोर्समेंट इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन एट द हिली साइड की अगर हम बात करें तो देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। पहले तो सीमेंट आपको मिलेगा नहीं, सीमेंट वहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, आप हिली रीजन है तो हिली रीजन में आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट करने में क्या है बहुत प्रॉब्लम होगी। जहां पे स्टीप स्लोप होगा वहां पे तो जो है बहुत ही हालिंग इक्विपमेंट चाहिए आपको। तो आप किसी तरह सीमेंट को मैनेज करेंगे कि ठीक है, सीमेंट और रेनफोर्समेंट जो है लोकेशन पे हम किसी तरह पहुंचाएंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम पड़ जाएगा एग्रीगेट के लिए कि अब एग्रीगेट कहाँ से लाएं, क्योंकि आप सीमेंट और रेनफोर्समेंट बहुत ही मुश्किल से उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। डेंसिटी एग्रीगेट का बहुत ज़्यादा होगा, इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो डैम जहां आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आपका हिली रीजन है, आप उसी हिली रीजन में ही आप कहीं सर्च कर लीजिए कि जो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी है, जो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी है कि वो इम्परवियस होना चाहिए, लेस पोरस होना चाहिए, हार्डनेस वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, टफनेस वैल्यू आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो एग्रीगेट की प्रॉपर्टी को आप पहले देख लीजिए, उसी प्रॉपर्टी को जो है मैच करते हुए कोई आप वहाँ पे रॉक बोल्ड गुड बोल्डर ब्लास्टर आप सर्च कर लीजिए, और उसी रॉक को या स्टोन को जो है आप जो है एज एग्रीगेट उस डैम में यूज कर लीजिए, ठीक है।
तो आपका एग्रीगेट का जो ट्रांसपोर्टेशन है या एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है आपको हिल साइड पे जो है ये फुलफिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सीमेंट की बात करें, रिइंफोर्समेंट की बात करें, तो ये जो है आपका हिली साइड पे जो है लोकली आप मैनेज नहीं कर सकते। इसको आपको जो है जो प्लेन एरियाज हैं आपको जो है ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा वहां से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? लेवल ऑफ द डैम साइट शुड coincide with the designed लेवल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेवल इन द रिजर्वायर। ये भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, आप जो रिवर सेलेक्ट किए हैं, आप उस रिवर का HFL वैल्यू देख लीजिए। लगभग 50 साल का डेटा आप देखिए कि उसका हाई फ्लूड लेवल कितना है। हाई फ्लूड लेवल को चेक करने के बाद ही जो है आपका जो है हाइट ऑफ द डैम की बात करें तो डिसाइड करेंगे आप कि डैम की हाइट जो है हम कितना रखेंगे। HFL हाई फ्लूड लेवल के हिसाब से जो है हम हाइट ऑफ द डैम डिसाइड करेंगे। अब ऐसा भी ना हो कि हमारा HFL 100 है, 100 मीटर, और हमने अपना डैम बनाया है 80 मीटर पे, 80 मीटर का, ठीक है। तो पता चला कि इस 12 मंथ के ड्यूरेशन में लगभग 10 to 15 डे, या फिर आप इसको 30 डे भी कह सकते हैं, 30 डे जो आपका डैम जो है इम्पाउंड है टोटली, उसके ऊपर से जो है वाटर फ्लो कर रहा है, सरफेस टॉपिंग, ठीक है, इस टर्म कहते हैं सरफेस टॉपिंग हो रहा है। तो अगर सरफेस टॉपिंग जैसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका डैम फेलर के चांसेस क्या है, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो हमको इन पॉइंट से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। इन एडिशन टू द above mentioned topographical requirement of the dam site, it should be thoroughly investigated for underground geological detail also. For this purpose, a large-scale geological map should be prepared, giving the following details. तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं जो कि डैम कंस्ट्रक्शन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है? टाइप ऑफ रॉक्स। डैम कंस्ट्रक्शन में जो रॉक की हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने नैरो गॉर्ज सेलेक्ट किया, ठीक है, नैरो गॉर्ज मिल गया आपको। नैरो गॉर्ज मिलने के बाद जो जो आपका रॉक है, ठीक है, अब इस रॉक का जो है आप प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देन उसके बाद इस नैरो गॉर्ज के नीचे किस प्रकार का जो है आपके पास रॉक है कि नहीं है, इसके बारे में आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रॉक में हम चेक करेंगे कि हमको देखिए, अगर एक्चुअली हम बात करें डैम कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इग्नियस रॉक में जो भी आपके आते होंगे, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो है रॉक आप यूज करेंगे। मार्बल होंगे आपके मेटामॉर्फिक में, ठीक है, ग्नीस हो गया। सेडिमेंट्री की बात करें तो इसमें चिस्ट वगैरह जो है सेल भी काम आ सकता है, ठीक है। बट सेडिमेंट्री रॉक मोस्टली आपके क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो डैम कंस्ट्रक्शन में हम मोस्टली प्रीफर करेंगे इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ना कि सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में भी कुछ चुनिंदे रॉक के बारे में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ रॉक की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक हम प्रीफर करेंगे। क्यों प्रीफर करेंगे? क्योंकि इग्नियस रॉक के बारे में आप जानते हैं कि इग्नियस रॉक आपका इम्परवियस होता है, लेस पोरस होता है, हार्डनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसकी, टफनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एब्रेशन वैल्यू उसकी बहुत जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक को यूज करते हैं, ठीक है।
क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन में देखिए, अगर हम बात करें डैम फेलर की बात करें, तो सीपेज एक बहुत बड़ा फेलर होता है डैम के लिए, ठीक है। और अगर आप कहीं भी डैम में पोरस मटेरियल का यूज करते हैं, कहीं भी पोरस मटेरियल यूज करते हैं, तो वो एक कारण बन जाएगा डैम फेलर के लिए। तो टाइप्स ऑफ रॉक, यानी जो भी रॉक आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें डैम कंस्ट्रक्शन की, तो डैम कंस्ट्रक्शन में अभी हम बात कर रहे थे कि एग्रीगेट जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे, एग्रीगेट और ट्रांसपोर्ट करना जो है संभव नहीं है, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, डैम की जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एज ए सिविल इंजीनियर हमारा मेन पर्पज क्या है कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करें वो इकोनॉमिकल हो, जहां तक संभव हो सके हम उस प्रोजेक्ट या उस स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसको हम कर्टल डाउन करें, मिनिमाइज करें। तो मिनिमाइज करने के दौर में अगर हम डैम की बात करें, तो डैम में जो हम एग्रीगेट है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी अदर मटेरियल से जो लोकली अवेलेबल है, अब वो स्टोन हो, बोल्डर हो, कबल हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करिए, उसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करिए, चेक करने के बाद आप कंपेयर करिए कि क्या एग्रीगेट की कंपैरिजन में वो है, अच्छा है तो आप उसको यूज करिए। तो मेन आपका जो है कह लीजिए कि ये एक टास्क हो गया कि सिलेक्शन ऑफ द एग्रीगेट मटेरियल डैम साइड के लिए, ठीक है। सीमेंट के बारे में अगर आप बिल्डिंग मटेरियल अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि लो हीट सीमेंट हम यूज करते हैं, तो खैर हमको इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ रॉक में बात कर लें कि इस तरह का रॉक हम खोजेंगे, ठीक है, यानी आपका इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक टाइप में अगर कोई इसके कैटेगरी के कोई मिलते हैं तो हम यूज कर लेंगे इसमें डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक हम डैम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स, दैट इज केमिकल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड हार्डनेस ऑफ द रॉक्स। वही बात है कि कोई भी रॉक आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए, मतलब सिलिका कंटेंट होना चाहिए उसमें, ठीक है, पोजोलानिक मटेरियल थोड़ा होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड भी होना चाहिए, तो ये केमिकल कंपोजिशन आप देख सकते हैं। टेक्सचर आप देख लीजिए कि टेक्सचर में अगर इग्नियस रॉक्स में अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे इग्नियस रॉक में, तो उसमें एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हुआ था। वेसिकुलर स्ट्रक्चर में ऐसे रॉक जिसके बीचों बीच में जो है एयर बबल्स फंसे होते हैं, ठीक है, बबल्स होते हैं। तो कुछ इस तरह का आप मटेरियल ना यूज करें जिसमें बबल्स वगैरह हो, क्योंकि ये जो है सीपेज के कारण बन सकते हैं, ठीक है। सेम वही परमेबिलिटी ऑफ द रॉक्स, ये भी आपका रॉक से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ अब फिगर हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए इस फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका ग्रेविटी डैम है, ठीक है, कंक्रीट डैम। अप स्ट्रीम साइड पे क्या है, ये आपका वाटर है, ठीक है। अब देखिए हमने साइड ऐसा सेलेक्ट किया कि जो नीचे का आपका पूरा मटेरियल है, ठीक है, वो पोरस है। अब पोरस होने के कारण देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप अप स्ट्रीम साइड में वाटर को इंपाउंड किए, इंपाउंड करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, क्योंकि मटेरियल आपका पोरस है, सैचुरेट हुआ, पोर्स फिल हुए, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखिए वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी डैम के नीचे से क्या है, ये वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है, इसको हम गलिंग कहते हैं, गलीज। तो ये गलीज कुछ फॉर्म हो जा रही हैं, ठीक है। अभी वाटर जब यहां से फ्लो करेगा तो ये क्या है, ये डैम के फेलर के लिए चांस बढ़ रहा है इससे। किसी भी डैम में इस तरह कंडीशन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो डैम जो है फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिस्कस इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपको जो मटेरियल दिख रहा है ये इम्परवियस होना चाहिए, यहाँ पे ये लोकेशन पे इम्परवियस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे रेगुलर वाटर फ्लो करता रहा ऐसे, ठीक है,
तो क्या है, आपका डैम फेल होने के चांस हो जाएंगे, आपका जो है पूरा का पूरा डैम क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसका फाउंडेशन फेल हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इम्परवियस जो है रॉकी लोकेशन नहीं मिल रहा है, फाउंडेशन या ग्राउंड उस पर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जहां तक डैम बनाएंगे, इम्परवियस कंक्रीट का ये कह लीजिए कि हम पाइलिंग कर देंगे। ठीक है, या कंक्रीट सीट पाइलिंग हम कुछ तरह का प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जो सीपेज है ये सीपेज ना हो पाए। और ये यहाँ पे हम एक बहुत ही कह लीजिए कि लंबा और थिकनेस, हाई थिकनेस में जो है हम लॉन्चिंग एप्रॉन बनाएंगे। ठीक है, पूरा कंक्रीट का होगा आपका, क्योंकि कंक्रीट का अगर हम ये सीट पाइलिंग करते हैं, या फिर मेटल का ही आप सीट पाइलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कंक्रीट का लॉन्चिंग एप्रॉन हम बनाते हैं लंबी दूरी तक। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए ऐसे। इस केस में क्या है, ये प्रिवेंट हो जाएगा, ये जो आप सीपेज देख रहे हैं ये आप रुक सकता है, यानी गलिंग जैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमको फाउंडेशन जो है इसमें देखना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट फाउंडेशन के बारे में भी है। फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द रॉक दैट इज डिप, स्ट्राइक, आउटक्रॉप, ईटीसी। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, डिप और स्ट्राइक। रॉक की अगर हम बात करें तो रॉक में आप देखिए डिप और स्ट्राइक कहाँ पे है। डिप और स्ट्राइक से जो है आपके क्या होंगे, आपके सीपेज की प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी भी रॉक, कोई मान लीजिए यहाँ पे रॉक है और रॉक का पूरा अगर इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन अगर सॉइल यानी ग्राउंड नीचे की तरफ है, तो मे भी जो है आपके डैम के फेलर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डिप और स्ट्राइक को इसमें देखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द रॉक्स दैट इज फोल्ड, फॉल्ट, फीचर्स, ईटीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप ध्यान दीजिए। फोल्ड और फॉल्ट, फोल्ड तो कहीं हद तक चल भी जाएगा, फॉल्ट होना नहीं चाहिए। फॉल्ट, फीचर और क्रैक, ठीक है, ये कहीं भी रॉक में होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डैम की, ठीक है, सब बना रहे हैं कि डैम, देखिए जैसे ये डैम है, ठीक है, ये नैरो गॉर्ज बन गया, ये आपका डैम बन गया। ठीक है, अब इसी में देखिए कोई रॉक मान लीजिए आपका क्रैक है। अब देखिए ये दोनों साइड में जो है कैचमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं आप। डैम बनाने में ये जो दोनों रॉकी पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसका आप यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, कैचमेंट बनाने के लिए, ताकि वाटर ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो सके अपस्ट्रीम साइड में। और यहीं पे अगर कोई क्रैक है तो क्या होगा, धीरे धीरे क्रैक के थ्रू क्या होगा, वाटर लीक करेगा, वाटर सीप करेगा। और ये क्रैक धीरे धीरे क्या है, बड़े बड़े जो है क्रैक के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देन क्या होगा, इरोजन होगा, इरोजन से आपका जो क्रैक है और बड़ा होता जाएगा, जिससे डैम फेलर हो सकता है। ठीक है, डैम फेल हो सकता है। फोल्ड फॉल्ट, अब देखिए ये तो क्रैक हो गया, तो फोल्ड फॉल्ट आपको जो है अर्थ के नीचे मिल सकते हैं। कहीं भी आपको मान लीजिए ये रॉकी स्ट्रक्चर है और इसमें जो है कहीं भी फॉल्ट है, तो फॉल्ट होने से क्या होगा, आपका वाटर सीप करेगा। जो वाटर आप सोच रहे हैं कि हम अप स्ट्रीम साइड पे कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ अप स्ट्रीम साइड पे वाटर कलेक्ट किए हैं, ठीक है, और नीचे कोई फॉल्ट है, तो फॉल्ट के थ्रू क्या होगा, ये जो पानी आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी पूरा क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को मीट कर जाएगा। ठीक है, उसी फॉल्ट के थ्रू ये सीप करके, लीक करके, ये पूरा अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को मीट कर जाएगा। तब उस कंडीशन में अगर आपका जो डैम बना हुआ है मान लीजिए कि नॉन पेरेनल रिवर पे, तो उस केस में आप सोचेंगे कि जो हम इम्पाउंड किए हैं वाटर, वो 12 मंथ तक रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इम्पाउंड करने के कुछ महीने बाद आप चेक करेंगे तो इसका वाटर लेवल क्या है, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो आपका जो पर्पस था डैम बनाने का वो तो फुलफिल नहीं हुआ।
आप ये सोचेंगे कि एक्स अमाउंट वाटर हम 4 महीने में कलेक्ट करते हैं, तो 8 महीने हम इसको यूज करेंगे एक्स अमाउंट। ठीक है, तो पता चलता है कि 4 महीने कलेक्ट करने के बाद 2 महीने 3 महीने बाद क्या है, ये वाई अमाउंट हो गया। वाई अमाउंट यानी लेस देन एक्स। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आगे कैसे हम जो है इसको वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी कम्युनिटी टाउन्स अगर टोटली वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर डिमांड के लिए इसी डैम पे डिपेंडेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये भी देखना है कि फोल्ड फॉल्ट जो है हमारे जो भी हम डैम बना रहे हैं वहां पे ये समझा रहे हैं फीचर। देन 6 पॉइंट क्या कह रहा है, क्रशिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक्स। तो ये तो आप जब साइट आप सेलेक्ट कर रहे थे उसी समय आप जो है उसके रॉक की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज टेक्सचर वगैरह आप जो है चेक कर लेंगे। देन आप डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे हम हमारा जो डैम बनाना है या फिर हमको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना है, तो ये तो उसी समय डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेवेंथ, स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स इन द रॉक्स। स्पेसिंग ऑफ जॉइंट्स इन द रॉक्स, ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए जॉइंट्स, देखिए जॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन किए थे लैंडस्लाइड में कि रॉक में हम जॉइंट्स देते हैं। ठीक है, यानी रॉक बोल्टिंग करते हैं। रॉक बोल्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो ड्यू टू अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट या फिर किसी भी वाइब्रेशन के थ्रू वो रॉक क्या करते हैं, दो भागों में क्रैक हो जाते हैं। क्रैक हो जाने के बाद मतलब क्रैक हो जाने के बाद उनको जो है हम रॉक बोल्टिंग करते हैं। ठीक है, उसको हम कई साइड से जो है उसको बोल्ट के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, एक टर्म और आता है, जैसे मान लीजिए आप डैम का लोकेशन आपको सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक का नहीं मिला, आपको मिला सेडिमेंट्री रॉक पे। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि यूनिट सेकंड में, ध्यान से आप देखिएगा यूनिट सेकंड, अगर आप नहीं पढ़े होंगे, अगर आप यूनिट 4 डायरेक्टली आप देख रहे हैं तो मे भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म है जो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिना इसको देखे आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो लेयर बाय डिपोजिशन होने के कारण क्या है, इनके बीचों बीच क्या है, एक गैप होता है। अब वो गैप ज्वाइंट कैसे हुआ है, ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है किसके, मिनरल के, कि उस ड्यूरेशन में कौन कौन से मिनरल आके जो है यहाँ पे डिपॉजिट किए। अब वो ट्रांसपोर्ट होके आए चाहे विंड ब्लो के थ्रू आए। ठीक है, लेकिन ये ज्वाइंट होने चाहिए, लेयर 1 और लेयर 2 जो है आपस में ज्वाइंट होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, ज्वाइंट देखिए ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम प्रीफर नहीं करते हैं सेडिमेंट्री रॉक को, क्योंकि ज्वाइंट में गैप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी सेडिमेंट्री रॉक में ज्वाइंट बने हुए हैं, ठीक है, जो भी लेयर हैं, लेयर के बीच में क्या है, गैप्स हो सकते हैं। मे बी वो ठीक से सेट ना हुए हों एक दूसरे में आपस में लेयर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है आपको इस तरह का, आपको जो सेडिमेंट्री रॉक के लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करिए, बट उसके जॉइंट्स की स्पेसिंग को देख लीजिए। आप प्रॉपर केयर के साथ जो है आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करिए। जो भी लेयरिंग है, जो भी जॉइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, आप उसको प्रॉपरली फिल करके आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। जी हाँ, इस पॉइंट को आप फिजिकल प्रॉपर्टी से जोड़िए। आप जो रॉक टेस्टिंग करने गए हैं, आप उसको चेक करिए उसका एब्रेजन वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होता है या एसिड रेन होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस वाटर इंपाउंड करने के बाद जो है आपका जो रॉक है उसके धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, उसका जो उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी है, जो मॉलिक्यूलर की हम बात करें, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें रॉक की, तो मॉलिक्यूलर जो उसका एधेस जो कोहेजन पॉइंट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है रॉक के, वो स्ट्रिक्टली बाउंड हैं कि नहीं है, उसी कोहेसिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि उसको जो है रेगुलर 24 आवर के एबव अगर उसको हम जो है पानी में रखते हैं, ठीक है, या फिर 74 आवर तक पानी में रखते हैं, तो उस पर क्या जो है फर्क पड़ रहा है। क्या वो रॉक 72 आवर के बाद जो है
उसके पार्टिकल जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर क्लोजली पैक है, तो हमको जो है प्रीफर करना है क्लोजली पैक, ठीक है। अगर वो 74 आवर या 24 आवर के बाद उनके पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब कि उसमें वेदरिंग एक्शन बहुत ज़्यादा है, आप उस केस में अगर आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ समय बाद डैम के फेलर के जो है चांस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आप देखेंगे कि वेदरिंग, उस रॉक का वेदरिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थिकनेस ऑफ द बेडिंग प्लेन। जी हाँ, आप थिकनेस ऑफ द बेडिंग प्लेन का आप जरूर देखें। अगर आप सेडिमेंट्री लेयर, सेडिमेंट्री रॉक पे आप देख रहे हैं तो उसका बेडिंग प्लेन देखिए, ठीक है। या फिर आप इग्नियस ही है तो इग्नियस में नो डाउट कि जो बेडिंग प्लेन है वो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, थिक जो है मिलेगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक में भी जो आपको थिक जो है बेडिंग प्लेन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में आपको बेडिंग प्लेन चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जोन्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड वीकनेसेस। जी हाँ जरूर, आप जो है कोई भी डैम बना रहे हैं तो आप हर एक लोकेशन पे जहाँ तक आपका कैचमेंट एरिया है, जहाँ जहाँ आप उसको डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको ईच एंड एवरी पॉइंट को जो है आप चेक कर लीजिए कि कहीं भी क्रैक तो नहीं है, या फिर किसी पॉइंट से जो आपका डैम और कह लीजिए कि ये जो दोनों हिली साइड हैं इसमें जॉइंटिंग ठीक से हुआ है कि नहीं, या फिर उसमें कोई वीकनेसेस हैं, तो आप उसको इजीली जो है इंस्पेक्ट करिए, ठीक है। ये डैम, इसको इंस्पेक्ट करके आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर टेबल ऑफ द एरिया। देखिए वाटर टेबल बहुत जरूरी है। वाटर टेबल अगर नज़दीक में है और आपने फाउंडेशन को इम्परवियस नहीं बनाया है तो नो डाउट आपका जो इम्पाउंडेड वाटर है, जो डैम में वाटर आपने कलेक्ट किया है, वो 100% श्योर है कि ग्राउंड वाटर से जाके मीट कर जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कैपिलरी राइज हो रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर भी राइज कर रहा है, ऊपर से भी आपका वाटर बॉडी है, तो मे बी आपका जो अर्थ का इफेक्टिव प्रेशर है वो कम होने के चांस है। इफेक्टिव प्रेशर कम होगा तो भी आपका जो है क्या होगा, डैम के फेलर होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ द स्ट्रीम डिपॉजिट्स। स्ट्रीम डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिवर के साथ क्या आते हैं, सैंड पार्टिकल आते हैं, सैंड सिल्ट क्ले की पार्टिकल मूव करके आते हैं। अगर ये सैंड सिल्ट क्ले के पार्टिकल बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आते हैं, आपने इसको फ्लो कराने के या उसको एक्सट्रैक्ट करने के कोई प्रॉपर अरेंजमेंट आपने नहीं किया है, तो नो डाउट साल से 2 साल या फिर विद इन 6 मंथ आपका पूरा का पूरा डैम चोक कर जाएगा। यानी आप डैम में कलेक्ट करने के लिए अपने, जैसे मान लीजिए डैम है, ठीक है, ये आपका डैम है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका डैम, और हाई सिल्ट का अगर मान लीजिए आता है तो सिल्ट क्या करेगा भाई, सिल्ट तो धीरे धीरे डिपॉजिट करता है ना, सिल्ट रहेगा यहाँ पे, धीरे धीरे डिपॉजिट करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक सर्टेन अमाउंट वाटर कलेक्ट करना था, बट अब यहाँ पे जहाँ पे जो आपका खाली स्पेसिंग था यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे आपका जो है सैंड के पार्टिकल आ गए हैं, ठीक है, सैंड, सिल्ट, या फिर बोल्डर्स, कॉबल, कुछ भी आके आप इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है, आपका जो है पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ, आपने जो है करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बनाया और जो आपका पर्पस था वो फुलफिल हुआ नहीं। तो उस केस में क्या करना है हमको, उस केस में स्ट्रीम डिपॉजिट, यानी आपको रिवर का चेक करना है कि रिवर में कितने अमाउंट में सिल्ट, सैंड या फिर क्ले के पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर जैसे जो है आप जो है उसमें प्लांट को लगाएंगे, ऐसे जो है इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आप डैम के बारे में जब पढ़ेंगे तो डैम के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है कि डैम कैसे बनेगा, किन किन पॉइंट्स को, यानी पार्ट्स ऑफ द डैम क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स में हमको कंसिडर करना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो जो भी है, मान लीजिए फोर्स
एक्टिंग ऑन द डैम, ये सब भी इसमें पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द आइडियल फाउंडेशन कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डैम that it should be built over a uniform formation. Moreover, underlying rocks should be strong enough to bear weight of the dam and withstand the resultant thrust of pressure of the impounded water and the weight of its dam. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डैम के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप डैम के बारे में स्टडी करते हैं तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जैसे फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डैम, तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डैम का जो भी चैप्टर होगा आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेजर पॉइंट है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इन पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिजर्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेम उसमें भी यही पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखिए ये कुछ ये डैम का ओवरव्यू देख लीजिए, डैम का ये नैरो गॉर्ज आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये नैरो गॉर्ज है और इस पे ये डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, आर्क डैम है, ये आर्च डैम, ये हिली साइड है। और यहाँ पे देखिए आपको कैचमेंट एरिया देखने को मिल रहा होगा। ठीक, कैचमेंट एरिया है यहाँ पे पूरा, देखिए कैचमेंट एरिया बेसिन यही है। ठीक है तो यहाँ पे हमने वाटर को इम्पाउंड किया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जियोलॉजिकल साइट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डैम के बारे में हम लोगों ने जो है ब्रीफली डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिजर्वायर के बारे में जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।